नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। सुशांत केस में जांच की आंच में फंसी रिया चक्रवर्ती से आज एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई है, लेकिन 8.5 घंटे हुई पूछताछ में रिया ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा रखे हैं। रिया ने एनसीबी को बताया है कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। उसने एनसीबी को बॉलीवुड की 18 बड़ी हस्तियों के नाम भी बताए हैं। मतलब सुशांत मौत की जो जांच एक्टर की हत्या आत्महत्या के इर्द गिर्द घूम रही थी, उसकी जद में अब बॉलीवुड है, जिसके बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल, बॉलीवुड में रिया आखिर किसे ड्रग्स सप्लाई करती थी? क्या बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा ड्रग्स गैंग एक्टिव है? क्या ड्रग्स नेटवर्क और सुशांत की मौत में कनेक्शन है? बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग पर कंगना के आरोप क्या सही हैं? बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क पर आखिर शिकंजा कसेगा? क्या इसी ड्रग्स नेटवर्क की वजह से सुशांत की जान चली गई? बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग को आखिर कौन बचा रहा है? इन सुलगते सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बॉलीवुड में ड्रग्स गैंग एक्टिव है। रिया ने उगला राज, वो 18 पर गिरेगी गाज। रिया का उतरा नकाब, बॉलीवुड का नशा गैंग बेनकाब। सुशांत मौत मामले में आरोपी नंबर 1 रिया ने एनसीबी के सामने हर वो बात कबूल कर ली है जिससे रिया अब तक नकारती रही। रिया ने बॉलीवुड के ड्रग नेक्सस का राज फाश किया है, लेकिन रिया ने एनसीबी के सामने जो खुलासा किया उससे बॉलीवुड भी सवालों के घेरे में है। रिया ने इस बात को मान लिया है कि वो बॉलीवुड पार्टियों में ड्रग्स बेचा करती थी। इस बात को भी कबूल कर लिया है कि वो शौविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स मंगाती थी। इसके अलावा रिया ने बॉलीवुड के 18 लोगों का नाम लिया है जिन्हें वो ड्रग्स की सप्लाई करती थी। मतलब रिया ने मान लिया है कि वो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लायर थी। इतना ही नहीं, वो ड्रग्स की कई पार्टियों का भी खुलेआम आयोजन करती थी। आखिरकार इंडिया न्यूज़ ने पावना डैम के पास बने हुए हैंगआउट विला को ढूंढ ही लिया। ये जो जगह है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत जो है फार्म हाउस जो है, यहाँ पर हैंगआउट विला, यहाँ वो रहते थे और हफ्ते में 3 से 4 दिन वो जो है यहाँ पर आते थे। और ये जो फार्म हाउस है उन्होंने 4.5 लाख रुपए किराए पर लिया था। और इसका जो मालिक है वो है सरोज नवीन सामतानी नाम की महिला है जो इसकी मालकिन है। और 2 साल के लिए जो है सुशांत सिंह राजपूत ने इस फार्म हाउस को जो है किराए पे लिया था और अक्सर जो है वो यहाँ पार्टी करने के लिए आते थे। ये भी कहा जाता है कि अक्सर ड्रग्स की पार्टी जो है इसी घर में होती थी। और ये घर जो है करीब 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और जो पूरा जो यहाँ का जो व्यू है वो पूरा पावना डैम का पूरा जो व्यू है वो यहाँ मिलता है। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जो है लगातार पार्टियां यहाँ पर होती थी। सुशांत खुद जो है यहाँ हफ्ते में 3 से 4 दिन यहाँ पर आते थे और अपने कई सारे दोस्तों को भी जो है वो यहाँ बुलाते थे। ना सिर्फ इतना ही बल्कि जब भी उनकी फिल्म खोज रिलीज होती थी, जैसे कि केदारनाथ फिल्म के समय जो है उन्होंने सारा अली खान और पूरे क्रू को यहाँ बुलाकर एक पार्टी रखी थी। वहीं दूसरी ओर छिछोरे के समय जो है छिछोरे की जो पूरी कास्ट थी उन सभी को यहाँ बुलाया था और यहीं पे उन्होंने पार्टी की थी। बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क के रिया खुलासे के बाद कई अहम सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। मसलन
कौन हैं वो बॉलीवुड सितारे जिन्होंने रिया से ड्रग्स खरीदा? अब तक रिया ने उनका नाम क्यों नहीं बताया था? क्या एनसीबी बॉलीवुड की इन बड़ी हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाएगी? क्या इस वजह से महाराष्ट्र सरकार अब तक सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी? रिया ने बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर अब खुलासा किया है, लेकिन कंगना रनौत ने इस एंगल को सबसे पहले लेकर आवाज उठाई थी। कंगना ने कई ट्वीट करते हुए कहा था कि अगर बॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स का नारकोटिक्स टेस्ट हो जाए तो कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। मुंबई से प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। माया नगरी में नशे के नेटवर्क का खुलासा होता दिख रहा है और रिया ने एनसीबी को जैसे कहा है 18 ऐसे बॉलीवुड के नाम हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया गया है। कल फिर एनसीबी रिया से करेगी पूछताछ। रिया से आज दूसरे दिन की 8.5 घंटे की पूछताछ लगभग खत्म हो गई और उसके बाद रिया MH02 FE1663 अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कल फिर एनसीबी करेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। कल तीसरे दिन रिया से पूछताछ करेगी एनसीबी। रिया को जारी हुआ तीसरा समन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपके टीवी स्क्रीन पर रिया चक्रवर्ती अपनी गाड़ी MH02 FE1663 में बैठकर अपने घर की ओर रवाना होते हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने जारी की तीसरा समन और कल रिया से फिर तीसरे दिन होगी पूछताछ। इस पर ताजा जानकारी, ताजा अपडेट के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा के पास। रोहित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और कल का दिन अहम दिन होगा। इस बड़ी खबर पर ताजा जानकारी, ताजा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। रोहित, तीसरा समन और मुझे लगता है कल का ये तीसरा समन जो दिया गया है और जो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी है आपके पास? रोहित। मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं कहूं कि कल का दिन इस केस में निर्णायक होने वाला है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि कल रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अब तय है। क्योंकि देखिए, जो एनसीबी है वो किसी भी मामले में गिरफ्तारी ऐसे नहीं करना चाहती कि बाद में कोर्ट में पेश करे और वहां से रिया चक्रवर्ती छूट जाए, क्योंकि एनसीबी चाहती यही है कि रिया चक्रवर्ती को पूरे सबूतों के साथ वो गिरफ्तार करे और वो कोर्ट में पेश करे रिया चक्रवर्ती को, ताकि उसके पास इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का क्या भूमिका रही है उसको एस्टेब्लिश करने के सारे सबूत हों। इसीलिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि आज ये माना जा रहा था कि आज गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती ने यह बात तो मान ली है कि हां, सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाई थी, लेकिन उस ड्रग्स की किसी तरह से पैडलिंग की या उस ड्रग को उन्होंने कंज्यूम किया, यह बात अभी तक रिया चक्रवर्ती नहीं मान रही है और इसीलिए जो पेच है वो यहां पर अटका हुआ है। तो कल फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है, क्योंकि कोई भी हल्का कदम एनसीबी नहीं रखना चाहती है। क्योंकि मनीष जी, आपको मैं ये भी बता दूं कि परसों देखिए, परसों एक और इंपॉर्टेंट डे है, 9 सितंबर है। परसों भी जो इस केस के बाकी आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है। तो मुझे यह लगता है कि कल शाम तक रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो जाएगी। कल तीखे सवाल और पूछे जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती का कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। क्या उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया? क्या सुशांत को उन्होंने ड्रग्स दी? उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि मैंने ड्रग्स मंगवाई है। अब वो सुशांत को दी है नहीं दी है, इस पर रिया चक्रवर्ती अभी कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज पूरे दिन की पूछताछ के बाद जो मिली है जानकारी से, वो ये पता चल रहा है कि जो तीखे सवाल पूछे जा रहे थे, एनसीबी के जो अफसर रिया चक्रवर्ती से पूछ रहे थे, उसमें बार बार रिया की झल्लाहट देखने को मिल रही थी। और झल्लाहट कब होती है मनीष जी, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यानी कि कहते हैं ना, दुखती नस पर हाथ रखने के करीब पहुंच गई है एनसीबी, और कल वो दुखती नस पर हाथ रख देगी। रोहित, एक और बड़ी खबर, बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची है
रिया चक्रवर्ती इस वक्त की एक और बड़ी खबर। रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एक और खबर रोहित। लगातार जो रिया चक्रवर्ती हैं वो आरोप लगाती रही हैं सुशांत की बहन के ऊपर कि सुशांत की बहन थी 8 से 14 जून तक, आप उनसे क्यों पूछताछ नहीं करते हैं। और अब देखिए, अब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंच गए बांद्रा पुलिस स्टेशन। तो रिया चक्रवर्ती दरअसल इस मामले को घुमाने की कोशिश कर रही है लगातार। अब रिया चक्रवर्ती ये देख रही है कि हर जो जांच है वो उस पर आकर रुक रही है रिया चक्रवर्ती पर। अब आप ये देखिए कि जब रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक ये कह चुका है कि मैंने रिया के कहने पर कई बार ड्रग्स मंगाई। दीपेश सावंत से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रिया ड्रग्स लेती थी, और जो चैट व्हाट्सएप वायरल हुई थी जो इंडिया न्यूज बार बार अपने दर्शकों को दिखाता रहा है, उसमें भी डायरेक्टली कनेक्शन ये एस्टेब्लिश होता है कि रिया चक्रवर्ती इस ड्रग पैडलिंग में शामिल थी। तो ये दिख रहा है रिया चक्रवर्ती को मैं घिर चुकी हूं। 14.5 घंटे की पूछताछ में कई ऐसी चीजें हैं जो कि एनसीबी ने अभी तक इस जांच के दौरान इकट्ठा कर ली है। तो अब ये दिख रहा है रिया चक्रवर्ती को कि मैं इस मामले में घिर चुकी हूं, कल मैं बचने वाली नहीं हूं, कल मेरी गिरफ्तारी तय है। तो उससे पहले अब ये एक नया ड्रामा किया जा रहा है रिया चक्रवर्ती की तरफ से, ताकि इस मामले को घुमाया जा सके, इस मामले को एक नया एंगल दिया जा सके। पहले भी आरोप लगाया था मीटू पर, लेकिन वो आरोप एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे कहीं से भी कहीं तक। उल्टा रिया ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों में रिया चक्रवर्ती खुद फंस गई थी। फंस कैसे गई थी कि भाई आप एक ऐसे शख्स को जिसको आप चीख चीख कर ये कहती रही कि वो डिप्रेशन में है, तो आप क्यों छोड़ के चले गए उस शख्स को जो डिप्रेशन में था। अपने आरोपों पर रिया चक्रवर्ती खुद गिर गई थी, लेकिन अब वो सुशांत की बहन मीटू को इन आरोपों में घेरने की कोशिश कर रही है। और जो एक सॉफ्ट इंटरव्यू दिया था ना, आपको याद होगा मरीज जी, उसमें भी यही बात रिया चक्रवर्ती ने कही थी कि आप सुशांत की बहन से पूछिए, आप मीटू से पूछिए कि 8 से 14 जून तक वो साथ में थी, उनको पता होगा, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। तो दरअसल इस पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने 35 घंटे पूछताछ की, उसका कोई जवाब रिया चक्रवर्ती के पास नहीं था। एनसीबी अब तक 14.5 घंटे की पूछताछ कर चुकी है रिया चक्रवर्ती से। रिया के पास खुद के बचाव का कोई भी जवाब नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पूरी तरीके से इस मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है रिया चक्रवर्ती, एक तरह से सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आरोपी नंबर 1 है इस मामले में रिया चक्रवर्ती, और सिंपैथी गेन नहीं हो पाएगा उनको। कोई जो चाल है इस मामले में अब चलने वाली नहीं है, और कल गिरफ्तारी तय है रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं मनीष जी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और परसों जब 9 सितंबर को बाकी लोगों की रिमांड खत्म होगी, उसी दौरान रिमांड के लिए कोर्ट में पेश कर सकती है एनसीबी रिया चक्रवर्ती को। यह खबर मिल रही है हमको। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपने दी है रोहित की, आपके सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आपको आ रही है। तीसरा समन, तीसरा दिन, तीसरे दिन की पूछताछ और रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तार होना लगभग तय माना जा रहा है। आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा मौजूद है। अभिषेक, आज दिन भर के घटनाक्रम पर क्या हुआ, कैसे हुआ? पूछताछ में 18 बॉलीवुड की हस्तियों का नाम ली है रिया ने। बताइए कि आखिर ये पूछताछ अब किस ओर जाती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए पूछताछ जाते होने का मतलब साफ है कि देखिए जिस तरीके से 14.5 घंटे, यानी कल 6 घंटे और आज 8.5 घंटे, दोनों दिन मिला के 14.5 घंटे जो पूछताछ हुई है, उससे साफ हो चुका है कि रिया पूरी तरीके से घिर चुकी है। और यही वजह है कि एनसीबी ने आज जो अरेस्ट नहीं किया है, उसके पीछे कारण साफ है कि एनसीबी चाहती है कि तमाम सबूत और मैं इकट्ठा कर लो। क्योंकि एनसीबी के सामने देखिए बात तो साफ हो गया है कि रिया ने कबूल कर लिया है कि हाँ, वह ड्रग मंगाया करती थी, सुशांत के लिए ड्रग मंगाया करती थी, तमाम पार्टियों में ड्रग सप्लाई करती थी। ऐसी तमाम बातों का उन्होंने खुलासा एनसीबी के सामने कर लिया है। चूंकि लेकिन एनसीबी फिर भी चाहती है कि उन्हें एक आखिरी मौका देना चाहती है कि आप अभी भी वक्त है, तमाम उन लोगों के नाम बता डालिए जिनके कहने पे, जिसके इशारे पर आप एक काम किया करती थी, आखिरकार क्यों ड्रग के इस गोरख धंधे में आप लिप्त हुई। तो इन तमाम चीजों पर उनसे कल करीबन 20 से 25 सवाल पूछे गए थे, आज भी करीबन 30 सवाल पूछे गए हैं। और वो सवाल सभी ऐसे रहे हैं जिसमें कई बार वह उनके जवाब नहीं थे, और उस जवाब का पता एनसीबी को मिल चुका है। भले ही उस जवाब का जानकारी या जो जवाब सही तरीके से रिया नहीं दे रही है, लेकिन उस जवाब का जानकारी पूरी तरीके से एनसीबी को है। और यही कारण है कि उनका भाई, जो सगा भाई है, उनके सामने चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि हाँ, मेरी बहन रिया ही ड्रग सप्लाई किया करती थी, ड्रग मंगाया करती थी, उसके कहने पे ड्रग मंगाया करता था। इतना ही समय मिरांडा, जो कि सुशांत का काफी खास रहा है, हाउस मैनेजर रहा है, वह भी लगातार कह रहा है एनसीबी के सामने कि हाँ, मैं ड्रग मंगाया करता था, उसके लिए कुछ जिम्मेदार है तो रिया है। ये चौतरफा जितने भी लोग अब तक गिरफ्तार हुए 9 लोग जी। अभिषेक, एक छोटा सवाल, छोटा जवाब। क्या ये 18 हस्तियों के, बॉलीवुड हस्तियों का जो नाम रिया ने लिया है,
इन नामों में से किसी नाम को लेकर आपको कोई जानकारी है? देखिए बिल्कुल बहुत सारे नाम हैं, 18 नहीं, मैं बोलूंगा कि करीबन और अधिक नाम निकलेंगे। नाम बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन शायद अभी बताना सही नहीं होगा क्योंकि तमाम ऐसे नाम है, शायद उस नाम के आने के बाद बहुत बड़ा खलबली मचने वाला है बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम नाम तो है ही है, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक जगत के भी कई बड़े नाम हैं। लेकिन उस नाम का खुलासा हमें लगता है कि शायद जब एनसीबी पूरी तरीके से खुद अनाउंस करे साथ अच्छा होगा, क्योंकि नाम तो बिल्कुल हमारे पास है और वह ऐसे नाम है, आपको बता दूं कि जिससे पूरा बॉलीवुड में हंगामा मचने वाला है। अभिषेक, खलबली, हलचल, ये लगातार सुशांत केस में, सुशांत आत्महत्या मामले में एक के बाद एक जो कड़ियां जुड़ती गई और जो मामले एक के बाद एक जुड़ाव दिखता गया। ड्रग्स का एंगल आया, ईडी का एंगल आया और इसके साथ साथ क्राइम का एंगल, जिसको लेकर एम्स की टीम 17 सितंबर को एम्स का बोर्ड बैठेगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जो ये तय करेगा कि आखिर जांच की थ्योरी में जहर का एंगल विसरा में क्यों नहीं आया। आपके टीवी स्क्रीन पर देश के मशहूर लॉयर, देश के मशहूर वकील, जिनकी पहचान बड़े बड़े मसलों को प्रोसिक्यूशन के रूप में क्रॉस एग्जामिन करने की महारत हासिल है, ऐसे उज्जवल निकम साहब हमारे साथ हैं। शमशेर खान पठान साहब, जी आप मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर विशाल मिश्रा और कौशल कांत मिश्रा, जी हां, आप राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। हमारे इस पैनल में उज्जवल निकम साहब है। सबसे पहला सवाल उज्जवल जी आपसे, अब साइंटिफिक मोड के जरिए इस सुशांत केस मामले को सुलझाना चाहती है सीबीआई और एम्स की बैठक मेडिकल बोर्ड की 17 सितंबर को होनी है, जिसमें विसरा की जांच की जानकारी के लिए 10 दिन का समय लिया गया है। उज्जवल जी। मनीष जी, ये हमें पता है कि पहले जांच एनसीबी ने शुरू की, एनसीबी ने कुछ शख्स को अरेस्ट किया, उसके बाद उनको कोई सुराग मिले और उस सुराग के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट रिया की भी जांच चल रही है। आज की जांच खत्म होने के बाद जब एनसीबी ने मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया था, तो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जहां तक मैंने चैनल में सुना और देखा कि एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि रिया के खिलाफ क्या सबूत है, तब उनका जवाब था कि हम सबूत कोर्ट में पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें प्राइमा फेसी ऐसे कुछ सबूत मिल गए जिसके आधार पर कल का दिन रिया के लिए बहुत कठिनाई साबित हो सकती है। नंबर 2, यह पूरा मामला जो है ये सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर आधारित है और इसलिए चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये एनसीबी का काम नहीं है। मुझे शायद ऐसा लगता है, कई बार ऐसा होता है, एक सेंट्रल एजेंसी अगर जांच कर रही तो दूसरी सेंट्रल एजेंसी के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि सीबीआई के अधिकारी भी एनसीबी के जांच के वक्त जरूर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच एक तरह से एक वन डायरेक्शन को है। सुशांत क्या सचमुच उनकी आत्महत्या थी, क्या हत्या थी, इसके बारे में उनकी जांच चल रही है। जहां तक एलसीबी की जांच चल रही है, ड्रग्स का मामला है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड मामला है और इसीलिए एनसीबी के सामने शोविक और सैमुअल मिरांडा ने जो बात बताई, जिसके आधार पर और रिया को तीसरे दिन भी तीन दिन बुलाया गया, चौथे दिन कल बुलाया जाएगा। इसका मतलब है कि एक तार, एक प्राइमरी चेन उनसे कनेक्ट हो। अभी एम्स के डॉक्टर ने भी इसके एग्जामिन किया है ऑटोप्सी के बाद। उन्होंने जो विसेरा रिजर्व किया था उसके बारे में और जो गले को लिगेचर मार के उसके बारे में कई सवाल उन्होंने, जिसका सुशांत का पोस्टमार्टम किया, उन डॉक्टरों को कहा है। ये एक अहम चीज है। देखिए, सुशांत का मृत्यु के लिए चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कनेक्ट करने पड़ेगी। अगर मेडिकल एविडेंस से ये पता चल जाता है, ऑफ कोर्स दैट इज एन ओपिनियन ऑफ अ डॉक्टर, एक्सपर्ट ओपिनियन है, लेकिन कानून में उसको एक विशेष स्थान है। अगर ये होमिसाइडल डेथ पता चलता है तो सवाल ये होगा कि किसने किया, कैसे हुआ, मोटिव क्या है। 3 जो अंग है, इसके लिए मुझे लगता है कि एलसीबी और सीबीआई की जांच एक कंबाइंड जांच होगी, जिससे हम कुछ नतीजे पे आ सकते हैं। जी उज्जवल जी, आपके पास आएंगे और आपने भी कल का दिन जो कहा है
इंडिया न्यूज ने देश का सवाल शुरू होते ही कहा था कि कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए, जी हां, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इंडिया न्यूज के पास, देश के सवाल के पास यह पुख्ता जानकारी है कि कल रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती हैं, गिरफ्तार होंगी। सारे सबूत लगभग इकट्ठा कर लिए एनसीबी ने। हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब हैं। शमशेर साहब, रिया चक्रवर्ती ने आज पूछताछ में कहा है कि मैं लगातार 18 बॉलीवुड की हस्तियों को ड्रग्स दिया करती थी। ऐसे 18 नाम हैं जो नाम इस कड़ी में जुड़ते दिख रहे हैं। तो जिस तरह से नेपोटिज्म, सुशांत केस की जांच थी, अब वो ड्रग्स एंगल की ओर, और बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल का नेक्सस यानी कि कार्टेल, सिंडिकेट ज्यादा सक्रिय है। पठान साहब, जी नहीं, कोई नाम वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। ये आपके चैनल्स का खाली एक स्पेकुलेशन है। 18 नाम, 20 नाम, 25 नाम, 50 नाम, बिल्कुल नहीं। और अभी देखिए अभी क्या क्या बाहर आता है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, रिया की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो किस मर्दानगी से सब फेस कर रही है। ये जब एक इनोसेंट होता आदमी, जब सच्चा आदमी हो, तब वो इस तरह से ये फेस करता है। एक पुलिस ऑफिसर हूँ, साइकोलॉजी जानता हूँ, मैं कहता हूँ कि रिया विल गोइंग टू कम क्लीन। वो जब आप ये बात हो चुकी है कि ड्रग पेडलर को पकड़ा गया, 4 घर के लोग को पकड़ा गया, उन लोगों ने और 4 लोग के नाम दिए, वो लोग को पकड़ा गया, अब ये ड्रग डीलर बन गए। अभी ये पठान कैसी साहब, बात आप लोग कर रहे हैं? क्या चला रहे हैं? पठान साहब, एक मेरा अकेले आपसे लेडीज सवाल है। पे सब लोग टूट पड़े यार। पठान साहब, आए मेरा तो आपसे रोज एक आपको छोटा सवाल है। आप रिया को क्लीन चिट, अभी जांच पूरी हुई नहीं और इतने सबूत एनसीबी के पास आ गए हैं जिसके तहत एक एक बात सामने आएगी और आ रही है। ड्रग्स पेडलिंग कैसे होती थी, कल बरामदगी हुई, कल भी आप देश का सवाल में मौजूद थे। और जहां तक एम्स के बोर्ड की बैठक है, विसरा पर उन्होंने उंगली उठाई है। विसरा जांच में जहर की थ्योरी पर क्यों नहीं काम किया गया? पठान साहब, मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं तो भी गलती करी है, तभी आज ये हमको शर्मिंदगी उठाना पड़ रही है। मैं बार बार कहता हूं, मुंबई पुलिस का मुझे गर्व है, लेकिन इन लोगों ने जो कुछ टीम ने जो इंक्वायरी सही तरीके से नहीं की, इसलिए आज हम पूरे परेशान हैं, पूरे मुंबई के पुलिस वाले परेशान हैं। ये गलती हुआ है, ये बात मैंने बार बार कही और बार बार करता रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई पुलिस खराब, पीओके और ये लफ्ज मुंबई के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। मुंबई पुलिस अगर काम कर रही होती पठान साहब, तो ये देश की 3 बड़ी एजेंसियां मुंबई में क्यों जाती और खंगालने के लिए तह तक जाकर एक एक चीज, परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं। पठान साहब, आप बने रहिए, मेरे साथ और भी मेहमान है। ऋषि मिश्रा, बॉलीवुड हस्तियों का लिप्त होना, जांच पर एम्स की टीम का मेडिकल बोर्ड बैठेगा। मुंबई में ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई, उस पर एम्स की टीम ने सवाल उठाए। डॉक्टरों के शव परीक्षण को लेकर सवाल हैं, 3 अहम सवाल हैं। गले पर आखिर कुर्ते का निशान जहां पर है, वो ये माना नहीं जा सकता कि गले पर कुर्ते से फांसी ली, चोट के निशान गले पर हैं। और ये क्यों नहीं एंगल देखा गया जब पोस्टमार्टम हुआ कि इसमें हत्या की साजिश की बू आती है? ऋषि मिश्रा, देखिए मनीष जी, पठान साहब के बात से मैं सहमत हूं और आपका जो सवाल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 3 सर्वोच्च जांच संस्था जो है, ईडी, एनसीबी और सीबीआई जांच कर रही है और हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि क्या हमारे देश के जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च जांच संस्था है, क्या कंक्लूजन लेके आती है। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे नया, हर पल नया न्यूज आ रहा है। सीबीआई, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि सीबीआई या अभियुक्त 2 में से कोई ऐसे लोग हैं जो खबर को लीक कर रहे हैं। सीबीआई अभियुक्त से पूछताछ कर रही है या अभियुक्त को वो इनपुट पता है। तो मैं मीडिया घराने से पूछना चाहता हूं कि मीडिया को इनपुट
कौन देता है? सीबीआई देती है या अभियुक्त देता है? यदि सीबीआई देती है तो सबसे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। निगम साहब बैठे हैं, निगम साहब इस पर डिटेल बताएंगे। यदि सीबीआई मीडिया को सूत्रों के हवाले से खबर दे रही है या अभियुक्त जो है रिया चक्रवर्ती है या जो भी अभियुक्त है, क्या मीडिया को दिन प्रतिदिन न्यूज लीक करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप मुंबई में आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो विचारधारा है, उस राजनीतिक दल की मुंबई में सरकार है, तो आप उसको बचाने में ना जुटे। आप बचाने में जुटते दिखाई दे रहे हैं कि आपको वो सरकार को बचाना है जिस ओर आपकी विचारधारा का झुकाव होता है। नहीं मनीष जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। मेरा पिन पॉइंट सवाल है कि सीबीआई और अभियुक्त के बीच में पूछताछ चल रही है, ईडी और अभियुक्त के बीच में पूछताछ चल रही है, एनसीबी और अभियुक्त के बीच में पूछताछ चल रही है, तो ये सूत्रों के हवाले से खबर कहाँ चल रही है? इसका अर्थ ये दो ही हो सकता है। चलिए ऋषि जी, आपके रिसीवर विचार को लेकर मैं चलता हूँ, मुंबई जैसी माया नगरी, विशाल माया नगरी, विशाल मिश्रा के पास। विशाल मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा को आपत्ति है कि आखिर खबरें कहां से आ रही हैं। इनको ये चिंता नहीं है कि अविश्वास का दौर चला तब जाकर ये 3 एजेंसियां मुंबई पहुंची हैं। विशाल मिश्रा, मनीष जी, मैं सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर ऋषि मिश्रा जी, आपको किस बात से दिक्कत है कि मीडिया के पास ये सारी चीजें कहां से पहुंच रही हैं? अरे भाई साहब, अगर मीडिया ना होता तो आज ये मुद्दा कब का दब गया होता। आत्महत्या तो बहुत पहले डिक्लेयर कर दी गई थी। क्या बात कर रहे हैं ऋषि जी? आप कितने आप खुद भी बहुत बड़े अपने आप को सरकार का समर्थक कह रहे हैं, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि जो बेसिक गलतियां हुई हैं उस पर मीडिया क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएगा। और मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो ये मीडिया है कि जो मीडिया पैनी नजर रखता है, हर बात पर नजर रखता है। ये मीडिया की ही देन है कि तमाम सारी बातें जो मुंबई पुलिस सामने नहीं ला सकी, ये तमाम सारी चीजें मीडिया सामने लाकर रख दी, जिसका परिणाम ये है कि आज उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को ये मामला सौंपा। ईडी, एनसीबी, ये तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। अरे आप हमें ये बताइए, मुंबई पुलिस के पास ये जो चैट दोबारा रिट्रीव किए गए, क्या मुंबई पुलिस नहीं कर सकती थी? ये ड्रग्स के मामले में ये जो इतने बड़े न्यूज आ रही है, इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट आ रहा है पूरे लोगों का, क्या मुंबई पुलिस को जानकारी नहीं थी? ऋषि मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, आज एक ऐसा योग है कि हमारे तीनों राजनीतिक विश्लेषक, एक ऋषि है, ऋषि के मन से विचार निकलते हैं तो विशालता के साथ विशाल मिश्रा जवाब देते हैं, और ये दोनों मिश्राओं के बीच हमारे साथ एक कौशल कांत मिश्रा। रिया ने एनसीबी के सामने बड़ा खुलासा किया है, तो वहीं मुंबई में एक अलग लड़ाई चल रही है। कंगना और संजय राउत के बीच चल रहा घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कंगना और राउत ने आज एक बार फिर जहां एक दूसरे पर पलटवार किया, तो वहीं कंगना के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां कंगना को बाहरी साबित किया जा रहा है, तो वहीं उनके दफ्तर में अवैध निर्माण की जांच के लिए आज बीएमसी की टीम पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, 9 सितंबर को कंगना ने मुंबई में आने का ऐलान भी किया है, तो इस बीच उन्हें मुंबई में क्वारंटीन करने की तैयारी भी चल रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर कंगना के अवैध निर्माण की जांच को लेकर बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंचे। मुंबई आते ही कंगना को किया जाएगा क्वारंटीन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी कंगना। कोविड नियमों को देखते हुए बीएमसी कंगना को करेगी क्वारंटीन। मुंबई आने वाले सभी लोगों को किया जाता है क्वारंटीन। बीएमसी ने कहा है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कंगना होंगी क्वारंटीन। इसके बाद आ रही है एक और बड़ी खबर। बांद्रा पुलिस स्टेशन में
रिया चक्रवर्ती है मौजूद। सुशांत की बहन के खिलाफ दर्ज करा रही है बयान। प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची बनाने का लगाया आरोप। रिया चक्रवर्ती इस वक्त बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद। रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ बयान दर्ज करा रही हैं। मेडिकल पर्ची, फर्जी मेडिकल पर्ची बनाने का लगाया है आरोप। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, खलबली और हलचल मुंबई से आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ अपना बयान दर्ज करा रही है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद है रिया चक्रवर्ती। उज्जवल जी, मैं आपके पास आता हूं। कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ हैं। कौशल कांत जी, क्रमवार तरीके से एक एक कड़ी अब जुड़ती दिख रही है और ड्रग्स उसमें उस कड़ी का सबसे बड़ा सिरा दिखाई देता है। देखिए, जितना इस मामले को देखा जाए, शुरू से ही कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस या मुंबई प्रशासन की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से ये मामला एक सस्पेक्ट घेरे में आता है। ये बात मैं मानता हूं कि इस मामले को बहुत उठाया जा रहा है, लेकिन उठाए जाने में आप देखिए ना, मुंबई प्रशासन का हाथ रहा है। आप ये सोचिए, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, फिर जब बिहार की पुलिस अफसर जाते हैं तो उनको बिठा लिया जाता है। इस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जो चीजें आ रही हैं, एक नॉर्मल आदमी तो यही समझेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घपला हुआ है। उसके बाद अब देखिए, अभी जो आपने खबर बताई कि कंगना रनावत जो कहीं ना कहीं से ये कहें कि सुशांत के सपोर्ट में खड़ी हुई थी और इसी वजह से शायद उनके ऊपर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। उस वजह से नहीं, मुंबई को पीओ का कहा, उसके लिए कार्रवाई हो रही है। ऐसा मुंबई में रहती है और मुंबई को पीओ के बताती है, कार्रवाई होंगी। सर, वो मैं मान सकता हूं कि वो गलत बोलती है, हमारी बेइज्जती करेगी मुंबई के, महाराष्ट्र की। सबक सिखाया जाएगा और सबक सही सिखाया जा रहा है। अरे सर, अगर इसी सबक सिखाया पीओ के कहती है मुंबई को, या पली बड़ी पैसा कमाई, नाम कमाई, इज्जत कमाई, और पीओ के कहती है उसको। अच्छा खान साहब, मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, आज से पहले जब नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था, जब और बॉलीवुड एक्टर्स ने कहा था कि उनके लिए भारत सेफ नहीं है, देश बम्बई सेफ नहीं लगती है, तब आप लोग नहीं बोले थे। जिसको बोलना सबने बोले थे उस टाइम पे, बिल्कुल बोले थे, बिल्कुल। आपके तेवर देखकर लगता है पठान साहब मुंबई हमारा। कौशल कांत जी, पठान साहब के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि अब आप राजनीति का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। पठान साहब, आपके बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि अब आप राजनीति के करीब हो रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई, ये वार प्रतिवार तो राजनीतिक दलों और कंगना के बीच हो रहे हैं। हमारे साथ इस पैनल में उज्जवल निकम जी बैठे हैं। उज्जवल जी, आपसे सवाल यह है कि एक तो ऋषि मिश्रा के पेट में दर्द हो रहा है कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर दे रही है, मीडिया बता रही है कि पूछताछ में क्या हुआ, ऋषि मिश्रा के पेट में दर्द हो रहा है एक। और दूसरा उज्जवल जी, एक बात सामने आ रही है कि कंगना अगर मुंबई आ रही हैं और अगर बीएमसी ने ये कह दिया है कि हमारा कानून है कि जो बाहर से आएगा उसे क्वारंटाइन करेंगे, तो आखिर इसमें किसी को क्यों परहेज होना चाहिए? मनीष जी, मैं ये साफ कबूल करता हूं कि ऋषि जी ने जो सवाल एक उठाया है वो एक अहम सवाल है। मैं मानता हूं कि मीडिया को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अधिकार है, लेकिन ये इन लिमिट अधिकार है, इसे एक अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि बंबई पुलिस जो सुशांत के मृत्यु के बाद 174 के तहत जो इंक्वायरी कर रही थी, वो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी कर रही थी। ये भी बात साफ है कि मुंबई पुलिस को बहुत वक्त लग गया इस इंक्वायरी को, और उसमें से अगर इंक्वायरी में कोई कॉग्निटिव ऑफेंस नहीं डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर नहीं दर्ज होता। लेकिन मनीष जी, एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि बंबई पुलिस ने पूरी इंक्वायरी में कहीं भी उनका इन्वेस्टिगेशन लीक नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूं कि जब से ये मामला सेंट्रल एजेंसी के पास गया है, तब कुछ लीकेजेस बहुत हो रहे, सिलेक्टिव लीकेजेस हो रहे, और मुझे लगता है कि मीडिया के लिए अच्छा है, नागरिक के लिए अच्छा है
लेकिन वो आगे चल के जो कोई भी आरोपी बनेगा उसके लिए फायदे कारक होगा। और इसीलिए तमाम एक मिनट तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आपके माध्यम से द्वारा से कहूंगा कि ये सावधानी उनको बरतनी होगी कि भाई ऐसा लीकेज मत करो कि जिससे तुम्हारी केस खत्म हो। दूसरा सवाल आपने जो किया है कंगना के बारे में, अगर कंगना अनाप शनाप अगर बोलती है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ राइट है, और उस अनाप शनाप कहने से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अगर उसे लगता है गवर्नमेंट को कि स्टेट हो या सेंट्रल को कि उसे थ्रेट परसेप्शन है, तो बाकायदा उसको सिक्योरिटी बहाल की जाती है। ये थ्रेट परसेप्शन ये पूरा इंटेलिजेंस का मामला रहता है और इसलिए किसी को सिक्योरिटी देना नहीं देना ये पूरा सरकार का अधिकार, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार। जी उज्जवल जी, मैं आपके पास आता हूं। मुझे विशाल मिश्रा और ऋषि मिश्रा के पास जाना है। ऋषि मिश्रा जी, कंगना जिस तरह से ट्वीट कर रही है, आप सुनिए ऋषि मिश्रा जी, समय कम है, आप सुनिए। कंगना इस समय जो ट्वीट कर रही है और संजय राउत का उस पर जो पलटवार हो रहा है, आज तो कांग्रेस के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने भी कह दिया कि कंगना जो कह रही है ये सरासर गलत है और कंगना को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर विशाल मिश्रा जी बीएनसी की टीम पहुंच जाती है तो ये तो देशपूर्ण कार्रवाई है। क्या अभी तक बीएनसी के वहां के जोन अधिकारी को यह नहीं पता चला था कि अवैध निर्माण हुआ है? बीएनसी क्वारंटाइन करने की बात कर रही है। कंगना अगर कोविड का सर्टिफिकेट लेकर आती हैं तो क्या बुराई है? उनका टेस्ट हो गया, अगर वो उसमें नेगेटिव हैं तो हैं। मनीष जी, पहले मैं तो उज्जवल निगम सर को खड़े होकर सैल्यूट करना चाहूंगा कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं और मुझे गर्व है कि मैं उनके साथ, और मनीष जी आपके साथ, आप भी देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके साथ डिबेट कर रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है मैंने देश के सवाल में ही। विशाल मिश्रा जी आपका जवाब दे रहे हैं। विशाल मिश्रा आपका जवाब दे रहे हैं। विशाल मिश्रा आपका जवाब दे रहे हैं। आप वो भी सुनिए। तो उस भारत में जहां पर महिला को यत्र नरस्ते पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते का दर्जा दिया जाता है, तो उस महिला को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई में सबको रहने का अधिकार है, लेकिन कंगना रनावत ने जो बयान दिया कि बॉम्बे पाक कश्मीर है, करना चाहते हैं समाज में, और ये कहीं न कहीं द्वेषपूर्ण की राजनीति है। ये जो बीएमसी के अधिकारी पहुंचे और इंडियन न्यूज के माध्यम से संजय राउत को तो मैं पूछना माफी मांगने की बात करता हूं, लेकिन कंगना रनावत ने जो बयान दिया विशाल मिश्रा जी, ऋषि जी, आज देश का सवाल में अहम मुद्दा यह है कि आखिर विसरा रिपोर्ट की जो जांच हो रही है उसमें जांच का एंगल ये माना जा रहा है क्या जहर देके सुशांत की हत्या हुई, और इसके साथ साथ एक एक कड़ी को जोड़कर ड्रग्स के जरिए वो कार्टेल, वो सिंडिकेट को पता किया जा रहा है। आप लोग बने रहिएगा। उज्जवल निकम साहब और शमशेर पठान खान साहब हमारे साथ है। विसरा में मराठी का अगर मतलब देखा जाए तो विसरू कहते हैं जिसे भूल जाना, लेकिन इस जांच को लेकर यह याद रखा जाए कि मीडिया के साथ साथ देश की एजेंसियां ये विसरा जो है वो जांच कर रहेंगी, पता लगा कर रहेंगी कि आखिर सुशांत की मौत का कौन है जिम्मेदार। इंडिया न्यूज के कार्यक्रम देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का इस वक्त के लिए धन्यवाद।